नमस्ते साथियों, मैं प्रशांत परमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का महत्व। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने हिमालय जो टॉपिक है हमारा, उसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, क्या क्या प्रमुख कारण थे उसके निर्माण में, प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, उसके प्रमुख पर्वत शिखर, हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है उसमें कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने हिमालय का पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेशन और एक रफी डायग्राम के माध्यम से हमने उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था। फिर हमने कंप्लीट किया लेक्चर टू, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसका क्या आधार था, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हमने उसकी प्रमुख विशेषताओं को जाना और कई सारी चीज़ों को हमने उसमें समझा था। तो आज है लेक्चर थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालय का महत्व, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं, हिमालय का महत्व। अब हिमालय का जो महत्व है, या फिर भारतीय दृष्टिकोण से हिमालय का क्या महत्व है, और भारत के या फिर भारत के दृष्टिकोण से क्या योगदान रखता है, तो कई सारी चीजों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ में, या फिर आज का जो लेक्चर थर्ड होगा, इसी के साथ में हिमालय के जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जो है आज है, इसी के साथ प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हिमालय का जो टॉपिक है वो सफिशिएंट और गुणवत्तापूर्ण तरीके से फिनिश होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हिमालय का क्या महत्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं जलवायु एक महत्व। जब भी आप मेरे वीडियोस और लेक्चर्स को देखो, आप अपने साथ में पेन और पेपर लेके रखो, ताकि मैं आपको जो भी कंसेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ तो उसके आप हेडिंग वाइज सिनॉप्सिस बनाते चलें, जिससे आपको प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में जब भी परफॉर्म करने का मौका मिले तो उसको आसानी से समझ के और सारी चीज़ों को आप जल्दी से रिविजन करके आराम से लिख पाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हिमालय का महत्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जलवायु महत्व। तो भारतीय दृष्टिकोण से जलवायु के महत्व क्या है, हिमालय का क्या योगदान है हमारी भारतीय जलवायु के निर्माण में। तो इसमें है, देखो, हिमालय पर्वत जो है भारत को विशिष्ट जलवायु विशेषताएं प्रदान करता है। जैसे कि जो भारत, तो जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय मानसून पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जानी जाती हैं। तो भारत का जो मानसून है ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पवनी मानसून के नाम से जाना जाता है, जो आईटीसी जेड के सहारे हिमालय के आधार के सहारे रुक कर संपूर्ण भारत में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ये देखिए कैसे है, मान के चलिए ये एक रफली मैप है हमारे इंडिया का। साधारण सी चीज है, बस आप समझते चलिए, आपको सारी चीजें कंसेप्ट के आधार पर समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, ये है हिमालय पर्वत, ये है कंप्लीट पूरा हिमालय पर्वत का स्ट्रक्चर। इसका जो भी पूरा फॉर्मेशन है उसका एक स्ट्रॉन्ग डायग्राम, जिसके माध्यम से हमने पूरा स्ट्रक्चर समझा था, वो अगर आपको देखना है, अच्छे से समझना है, तो आप फर्स्ट पार्ट को पहले अच्छे से कवर करो, तब हम लेक्चर थर्ड हिमालय का महत्व आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले है जलवायु महत्व। तो जलवायु के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि ये हिमालय पर्वत, तो भारत की जो मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून जो पवनें हैं वो आईसीडी जेट के सहारे भारत में प्रवेश करती हैं, और यहाँ आके आधार जो हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है वहां आके स्थापित हो जाती हैं, और संपूर्ण भारत में वर्षा ऋतु में लगभग 3 से 4 महीने वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो हिमालय का जो महत्व है जलवायु महत्व में, तो भारत का जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में आईटीसी जेड के सहारे हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून जो पवनें हैं वो हिमालय पर्वत के दक्षिण में आके स्थापित हो जाती हैं, और भारत के संपूर्ण क्षेत्र में वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। वर्षा के लिए उत्तरदायी होना, या फिर आईटीसी जेड और दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में मानसून पवनों के रूप में रुकना है, उसमें हिमालय का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हिमालय की जो हाइट है वो लगभग 6000 मीटर है। कितनी है? लगभग 6000 मीटर। तो हिमालय क्या करता है, आईटीसी जेड के सारे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को रोकने का काम करता है। वो पवनें यहाँ की स्थापित हो जाती हैं, और भारत में या फिर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लगभग 3 से 4 महीने वर्षा ऋतु में जो है वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये था वर्षा ऋतु का पॉइंट। ये था वर्षा ऋतु में जो मानसून के रूप में देखते हैं, जो एक सीजनल चेंज है हमारे इंडिया के पर्पज से। और दूसरा, अगर हम बात करें शीत ऋतु की, किसकी? हम शीत ऋतु की। शीत ऋतु बोले तो विंटर सीजन में जो बरसात होती है। तो शीत ऋतु में क्या होता है, पछुआ जेट पवने
पछुआ जैट पवने भारत के पश्चिम से आती हैं और हिमालय से टकराती हैं, और हिमालय इनको क्या करता है, दो हिस्सों में बांटने का काम करता है। जो पछुआ जैट पवने हैं, हिमालय पर्वत उनको दो हिस्सों में बांटने का काम करता है। ये है उत्तरी हिस्सा और ये है दक्षिणी हिस्सा। दक्षिणी जो जैट पवने हैं वो हिमालय के निकट या फिर उत्तर भारत के मैदान में शीत ऋतु में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। इतना याद रखो, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत के उत्तरी क्षेत्र में, तो पछुआ जैट पवने जो है पश्चिम से आती है, हिमालय उनके बीच में अवरोध का एक काम करता है। उनको क्या करता है, दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक होती है उत्तरी पछुआ जैट पवने, एक होती है दक्षिणी। तो एक उत्तर के हिस्से में और एक दक्षिण में। ये जो उत्तर वाली पवने हैं ये चली जाती है तिब्बत की पठार के ऊपर, जो चाइना में शीत ऋतु में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा दक्षिण में जो एक शाखा है, तो हिमालय के निकट उत्तर भारत के मैदान में हल्की वर्षा कराने के लिए ये पवने जो है जिम्मेदार हैं। शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानों में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं मावट। ये है मावट। शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानों में होने वाली हल्की वर्षा को कहते हैं मावट। और ये जो मावट है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक स्थानीय नाम है। शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानों में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहते हैं, मावट, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बुलाया जाने वाला एक स्थानीय नाम है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है, पछुआ जैट पवने, जो हिमालय से टकरा के दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। उत्तरी शाखा तिब्बत से होते हुए चाइना में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है, और दक्षिणी शाखा हिमालय के निकट उत्तर भारत के मैदानों में हल्की वर्षा कराने के लिए जो है उत्तरदायी है। मावट जैसी जो वर्षा है शीत ऋतु में होती है, ये रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। रबी की फसलों के लिए लाभदायक। तो ये था हिमालय का महत्व, जलवायु महत्व बोले तो भारत में जो मानसून या फिर आईटीसी जेट के सारे दक्षिण पश्चिमी जो मानसून पवने हैं उनको कैसे हिमालय रोकता है और संपूर्ण भारत या भारत के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। तो वहीं शीत ऋतु में पछुआ जेट पवनों के माध्यम से कैसे भारत के उत्तरी भागों में हल्की वर्षा होती है। तो ये कई सारी चीजें हैं। तो शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है, या फिर वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है मानसून पवनों के माध्यम से, उनके योगदान में या उनके निर्माण में या वर्षा कराने के लिए हिमालय का क्या मुख्य रोल है या योगदान है, वो था जलवायु महत्व में। तो हिमालय का महत्व जो है कई प्रकार से हमें भारतीय दृष्टिकोण से देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा जलवायु महत्व। अब हम इसको रफ करते हैं और सेकंड पढ़ते हैं अपना। आज राइटिंग लिखने का या फिर मैं यहाँ कंटेंट लिखने का कोई ज्यादा खास उद्देश्य है नहीं है, क्योंकि हिमालय का जो महत्व है वो मैं आपको कंसेप्चुअल वाइज पॉइंट बाय पॉइंट हेडिंग के रूप में समझाता जाऊंगा। आप एक छोटी सी या साधारण सी समझ विकसित करिए ताकि आपको आंसर लिखने में या फिर किसी भी प्रकार के कंटेंट पढ़ने में, चाहे आप किसी भी बुक से हिमालय का महत्व पढ़ते हो या कोई भी नोट्स या किसी भी कोचिंग में आप जाते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ आपको इसका जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा और आप आराम से अपने मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग में परफॉर्म कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा हमने जलवायु महत्व। दूसरा पढ़ेंगे हम उपजाऊ मृदा का निर्माण। मैं आपको हेडिंग के माध्यम से आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि मैं इसी चीज को यहाँ लिखूंगा फिर आप उसको नोट करोगे तो आपका भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। इसलिए मैं जो चीजें आपको समझाता जा रहा हूँ आप उनको गौर से सुनिए, समझिए। और मैप का जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था वो हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में उसको कंठस्थ किया, समझा। तो उस मैप को सामने रखिए और सारी चीजें आपको आसानी समझ में आ जाएंगी। तो दूसरा है उपजाऊ मृदा का निर्माण। तो आप एक बात हमेशा याद रखो या इस चीज को समझो कि हिमालय के जो पर्वत शिखर हैं वहाँ बड़े पैमाने पर हमें ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो उन ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों का निर्माण हुआ। जब वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो बड़ी बड़ी विशाल नदियों का निर्माण हुआ हिमालय क्षेत्र से। वही नदियां जब हिमालय क्षेत्र से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ कई प्रकार के सेडिमेंट्स यानी अपसाद लेके आती हैं। पहाड़ों की जो मृदा है उसका जो कटाव करती हैं लगातार, तो मृदा भी उनके साथ में बहकर आती है। तो जो नदियां अपने साथ में मिट्टी, सेडिमेंट्स, जो सब कुछ पर्वतों से मैदानी भागों में लेके आती हैं और उनको छोड़ देती हैं। तो उससे क्या हुआ, भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अब कैसे हुआ देखो, ये है एक रफली डायग्राम। तो देखो आप ये समझो, मैंने आपको बताया ये है हिमालय पर्वत वाला हिस्सा। यहाँ से बड़ी बड़ी नदियों का जो है उद्गम हुआ। जब नदियां अपने साथ में कई सारी सेडिमेंट्स, मिट्टी लेके आती हैं तो मैदानी भागों में क्या करती हैं, उनका जमाव कर देती हैं, यानी कि उनको निक्षेप कर देती हैं। तो इससे क्या हुआ, भारत का जो हिमालय पर्वत है उसके दक्षिण में निर्माण हुआ।
उसके दक्षिण में निर्माण हुआ उत्तरी मैदान का। क्या हुआ? उत्तरी मैदान का। तो भारत का जो उत्तर का मैदान है या उत्तर का विशाल मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा लाई गई मृदा और अपसादों के निक्षेपण से। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी तथा अपसादों के निक्षेपण से। अपसादों के निक्षेपण से। तो हिमालय की जो भी महान नदियां हैं, हिमालय के जो पर्वत शिखर है उनसे उनमें क्या है, ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो उनके पिघलने से क्या हुआ, महान और विशाल नदियों का निर्माण हुआ। जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, जो लगातार हिमालय से जब मैदानी भागों में प्रवेश करती आती हैं तो अपने साथ में जो पहाड़ों से जो है मिट्टी का कटाव होता है, तो मिट्टी और कई सारे अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जल उड़क हैं, अवसाद है, अपने साथ में लेके आती हैं। तो मैदानी भागों में क्या होता है, उनकी जो गति है वो मंद हो जाती है और अपने साथ में जो भी वो सेडिमेंट लाती हैं वो क्या करती हैं, ग्राउंड एरिया में छोड़ती हुई चली जाती हैं। जिससे क्या निर्माण हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और उत्तर भारत का विशाल का जो मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें क्या हुआ, उपजाऊ मृदा का निर्माण हुआ। उपजाऊ मृदा का निर्माण। और ये जो उपजाऊ मृदा है वो किस प्रकार की मृदा है, जलोढ़ मृदा। क्योंकि इसका क्या हुआ निर्माण, जल उड़कों के विखंडन से। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण, जलोढ़ मृदा। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी और अपसादों के निक्षेपण से। जो आगे किस प्रकार के मैदान में बदल गई, भारत के उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ जिसमें किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, जलोढ़ मृदा। उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण है उसमें हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। और लगातार उपजाऊ मृदा का जो निक्षेपण है या फिर जो जमाव है वो नदियों द्वारा लाया जाता है समय समय पर। इसी कारण की पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, जो हिमालय के आधार के सारे जितने भी राज्य पड़ते हैं उनमें अच्छी खासी कृषि और गुणवत्तापूर्ण कृषि देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि हिमालय के आधार के सारे जितने भी राज्य, चाहे पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा हो, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय वाले जो रीजन है वहाँ क्या पाई जाती है, उपजाऊ मृदा। और उपजाऊ मृदा का जो निर्माण है उसके योगदान में किसका, उसके निर्माण में किसका योगदान है, हिमालय का। क्योंकि हिमालय के पर्वत शिखर है उनमें क्या पाई जाती है, ग्लेशियर। ग्लेशियर से लगातार महान नदियों का निर्माण हुआ है, जल की आपूर्ति होती रहती है। बड़े पैमाने पर नदियां पर्वतों की मिट्टी का कटाव करती हैं, कई सारे जल उड़क अपशिष्ट पदार्थ लाती हैं अपने साथ में बहाकर, जो मैदानी भागों में लगातार छोड़ती रहती हैं। जिससे क्या हुआ, उपजाऊ मृदा का जो निर्माण है वो लगातार होता रहता है। जिससे यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है वो गुणवत्तापूर्ण है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में जो कृषि का क्षेत्र है वो बड़ा है, दूसरा गुणवत्तापूर्ण है, फसल की जो पैदावार है वो अच्छी है। यहाँ के जो कृषक हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। जब फसल अच्छी होगी, उसका दाम अच्छा मिलेगा, तो कृषक क्या होंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। तो कृषक का मजबूत होना, यहाँ की फसल या कृषि क्षेत्र का मजबूत होना का एक ही मुख्य जो कारण है वो है उपजाऊ मृदा का निर्माण। और उपजाऊ मृदा के निर्माण में क्या है, हिमालय का बहुत बड़ा एक योगदान है। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके निर्माण में क्या हुआ है, उसके निर्माण में जो है हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। जिस कारण यहाँ के जो कृषक हैं वो आज अपनी आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत है, कृषि क्षेत्र बहुत अच्छा है। और उत्तर भारत में जो आर्थिक विकास का जो आधार है वह उत्तर भारत का मैदान। तो मुझे लगता है कि आपको जलवायु में समझ में आया होगा और कैसे उपजाऊ मृदा का जो निर्माण है उसमें कैसे योगदान देता है हिमालय अपना, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा सदावाहिनी नदियां। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है या मैं आपको जल्दी समझा रहा हूँ, आपको लगता है कि ये चीज थोड़ी सी और डिस्क्राइब होनी चाहिए, तो आप प्लीज अपना फीडबैक दो, कमेंट करिए। मैं आपको इसका एक अलग से सेशन या फिर कुछ भी करूँ, एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँ, फिर सारी डिटेल्स भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप किसी भी प्रकार का डाउट एग्जाम हॉल में लेके ना जाओ। अब है सदावाहिनी नदियां। सारी जो हेडिंग्स हैं ये आपस में इंटरलिंक हैं, तो आपको हिमालय के महत्व को समझने में ज़्यादा कुछ खास परेशानी या फिर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये है सदावाहिनी नदियाँ। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हिमालय पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसकी जो औसत हाइट है वो है 6000 मीटर। तो हिमालय पर्वत जो श्रेणियां हैं उनके प्रमुख जो पर्वत शिखर है वहाँ क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर। और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनसे लगातार जो है विशाल और महान नदियों का उद्गार हुआ। तो क्या लिखा हुआ है, सदावाहिनी नदियां। तो हिमालय के जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं उन पर जो ग्लेशियर है, जहाँ सालों साल
ग्लेशियरों की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है किसी कारण से, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलते भी जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, नदी को क्या होता है, 12 माह जो जल की आपूर्ति है वो लगातार बनी रहती है। तो ग्लेशियर जब भी पिघलते हैं या फिर ग्लेशियर का निर्माण या फिर उन फिर से जो ग्लेशियर का पिघलना है वो लगातार, ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है सालों साल। तो जिससे क्या होता है, नदी को जो जल की आपूर्ति है ग्लेशियर के पिघलने से वो 12 मासी बनी रहती है। तो जिससे क्या होता है, हिमालय की जो भी पूरी नदियां हैं प्रॉपर, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, झेलम हो, चेनाब हो, रावी हो, ब्यास हो, गंडक हो, कोसी हो, जितनी भी सारी नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्र से बहती होती हैं, तो ग्लेशियर के माध्यम से क्या होता है, उनको 12 मासी जल की आपूर्ति होती है। तो हिमालय क्या करता है, सदावाहिनी नदियों के उद्गम में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गंगा। एक मिनट हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। गंगा, गंगा हो, यमुना हो। मैं यहाँ इनके नाम जो है क्रम से नहीं लिख रहा हूँ, बाकी जब क्रम से लिखूंगा तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, गंगा, यमुना ऐसे आएगा। आप बस समझ लो कि बड़ी नदियां उनकी लंबाई के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो गंगा, यमुना, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, इनका जो उद्गम है, इन नदियों का जो उद्गम है इनका कहाँ हुआ है, हिमालय क्षेत्र में इनका उद्गम हुआ है। ग्लेशियर को पिघलने से लगातार इनको जल की आपूर्ति होती है और 12 माह से ये नदी जो प्रभावित होती है, इसलिए सदावाहिनी नदियों की संज्ञा दी जाती है। हिमालय की जो नदियां हैं वो सदावाहिनी है, क्योंकि इनको जो जल की आपूर्ति है 12 माह से ग्लेशियर की पिघलने से होती रहती है। तो जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो भी महान और विशाल नदियां हैं उनका जो उद्गम हुआ है हिमालय से हुआ है, और हिमालय में जो ग्लेशियर पिघलने की जो प्रोसेस है पूरी, वो कहाँ है, तो वो किसको जन्म देती है, सदावाहिनी नदियों को। तो नदियों के उद्गम में या फिर सदावाहिनी नदियों के उद्गम में किसका योगदान है, हिमालय का। तो ये भी हिमालय का एक महत्व के रूप में हम देखेंगे। अब है फोर्थ पॉइंट हमारा। फोर्थ पॉइंट है जल विद्युत उत्पादन। देखो, जल विद्युत उत्पादन, जब हिमालय नदियां पर्वतों के सहारे मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो कई सारे जल प्रपात यानी कि झरनों जैसा जो एक संरचना है उसका निर्माण करती हैं। तो हिमालय की जो नदियां हैं वो विशाल नदियां हैं, बड़ी मात्रा में एक जल की राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित करते हुए अरब सागर में, वो सॉरी, बंगाल की खाड़ी में उस जल को गिराती हैं। तो जहाँ भी मैदानी भाग हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ हिमालय नदी, वो हिमालय की जो सतहवाही नदियां हैं जहाँ प्रवाहित हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, जल विद्युत उत्पादन में या उसके दृष्टिकोण से हम बड़े बड़े डैम बना देते हैं। जब भी पहाड़ों से नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ डैम बना देते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, जल विद्युत उत्पादन को सुनिश्चित कर सकें। तो जल विद्युत के निर्माण में हिमालय की जो नदियां हैं उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। आपने एक योजना का नाम सुना होगा, भाखड़ा नाकल। मुझे लगता है इसका नाम आपने सब जरूर सुना होगा, भाखड़ा नाकल। भाखड़ा नाकल डैम, ये डैम सतलुज नदी पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को बड़ी मात्रा में जल की आपूर्ति भी करता है। दूसरा, विद्युत का निर्माण भी इस परियोजना के माध्यम से किया जाता है। और जब इस परियोजना का निर्माण हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे हमारे, उन्होंने कहा था कि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो आप इतना समझिए कि जो भी हिमालय की सदावाहिनी नदियां हैं, जो भी जब वो पहाड़ों से बहती हुई पर्वतों के आधार के सहारे मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम यानी कि इनका स्ट्रक्चर का निर्माण करके जल को स्टोर करके जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो जल विद्युत के उत्पादन में भी हिमालय का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक है 5, कृषि हेतु। कृषि हेतु महत्व कैसा है, तो हिमालय का जो रीजन है वो ठंडा क्षेत्र है, यानी कि उत्तर भारत का जो सामान्य तापमान है या फिर दक्षिण भारत का जो सामान्य तापमान है उससे जो तापमान जो है हमें कृषि क्षेत्र हेतु हिमालय के क्षेत्र में कम देखने को मिलता है, जिससे शीतोष्णकटिबंधीय फसलें जो होती हैं, जिससे शीतोष्ण शीतोष्णकटिबंधीय फसलों के उत्पादन में सहायक, जैसे कि आपने हिमालय के क्षेत्र में देखा होगा सेब, नाशपाती,
आड़ू एक फसल है, आड़ू का मतलब सेब, नाशपाती, आड़ू हो गया। आपके प्रमुख मेवे हो गए जिन्हें हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। केसर हो गया। ये सारी जो फसलें हैं वो क्या हैं, शीतोष्णकटिबंधीय फसलें हैं। यानी कि इस क्षेत्र का जो तापमान है वो तापमान जो है वो सामान्य तापमान से कम होता है। तो कृषि हेतु जो महत्व है हिमालय का, तो हिमालय का जो रीजन है वहाँ उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत की तुलना में जो तापमान है वो कम है। हिमालय क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी है, शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की है। हिमालय क्षेत्र की जो जलवायु है वो है शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की, इसलिए यहाँ आसानी से शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले फसलों को उगाया या फिर उसका उत्पादन करने में हम लोग सक्षम है। जैसे कि सेब, नाशपाती, आड़ू हो गया, केसर हो गया, इसकी जो आसानी से जो फसल है और जो कृषि है वो हिमालय क्षेत्र में की जा सकती है, क्योंकि ये सब क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय फसलें। और हिमालय का जो रीजन है और जो टेम्परेचर है, जलवायु है, वो शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की है। तो कृषि हेतु महत्व जो है इसका वो इस प्रकार है। अब हम बात करते हैं 6। अब है वन संसाधन। हिमालय के आधार के सहारे या हिमालय के जो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र हैं, श्रेणियां हैं, उनके आधार के सहारे, ढाल के सहारे बड़े लंबे और ऊंचे मुलायम लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं। क्योंकि हिमालय क्षेत्र की जलवायु कैसी है, शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, यानी कि सामान्य तापमान से वहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता है। तो वन संसाधन के दृष्टिकोण से हिमालय का बहुत महत्व है, क्योंकि हिमालय के आधार के सारे प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके आधार के सारे, उनके ढालों के सारे लंबे बड़े मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जो कागज उद्योग के लिए लाभदायक है। जो किसके लिए है, जो कागज उद्योग के लिए लाभदायक है, कागज उद्योग के लिए या फिर लकड़ी उद्योग के लिए। तो कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग हो गया, या फिर हम बोले टिम्बर बोर्ड यानी कि फर्नीचर, जो इमारती लकड़ियां आती हैं, तो इमारती लकड़ियां, तो कागज उद्योग हो गया, लकड़ी उद्योग, टिम्बर बोर्ड यानी कि इमारती लकड़ियों के योगदान में या फिर इनको जो कच्चे माल के रूप में जो वन संसाधन की हमें आवश्यकता होती है, जहाँ बड़े विशाल लंबे और चौड़े या फिर मुलायम लकड़ियों के वन पाए जाते हैं, तो वन संसाधन के दृष्टिकोण से हिमालय का एक बहुत बड़ा रोल है। जो कागज उद्योग में, लकड़ी उद्योग में, टिम्बर बोर्ड्स में लगातार वन संसाधन या फिर लकड़ियों की जो आपूर्ति है वो लगातार बनी रहती है। तो इस प्रकार वन संसाधन का जो महत्व है वो है। 7 हम पढ़ते हैं खनिज। हिमालय का जो संपूर्ण रीजन है या फिर जो संपूर्ण विस्तार है भारत के पश्चिम उत्तर से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक, तो कई हिमालय के कई सारे क्षेत्रों में हमें अपसादी चट्टानें को देखने को मिलती हैं। हिमालय के क्षेत्र में क्या होता है, अपसादी चट्टानें देखने को मिलती हैं। हिमालय का जो संपूर्ण विस्तार है उसमें कई जगह हमें अपसादी चट्टानें को देखने को मिलती हैं, जिसमें हमें खनिज तेल हो गया, या फिर चूना पत्थर, जिप्सम, कई प्रकार के खनिज जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से जो भी हमें वहाँ खनिज मिलते हैं, चाहे वो खनिज तेल के रूप में हो, चूना पत्थर के रूप में हो, जिप्सम के रूप में हो, तो खनिज के दृष्टिकोण से हिमालय का भी महत्व है। तो भारत में जो खनिज संसाधन है उनका बड़े पैमाने पर जो उत्खनन और खनन है वो हिमालय क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ज्यादातर जो चट्टान देखने को मिली है वो है अपसादी प्रकार की चट्टान है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण खनिज और देखने को मिलता है, वो है कोयला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक छोटी सी बेल्ट है वहाँ, जहाँ हमें एंथ्रासाइट वो प्रकार का जो कोयला है, जो उच्चतम कोटि का जो कोयला है वो हमें देखने को मिलता है। तो अपसादी चट्टानों से हमें कोयला, खनिज तेल, चूना पत्थर और जिप्सम जैसे प्रमुख खनिजों को हमें उत्खनन या फिर खनन के माध्यम से जो प्राप्ति मिलती है। तो खनिजों के दृष्टिकोण से हिमालय का जो वो महत्व है। तो खनिज तेल, चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला जैसे जो प्रमुख खनिज संसाधन है उनकी हमें प्राप्ति आसानी से हमें हिमालय क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अपनी 8th पॉइंट की तरफ। पर्यटन। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हिमालय का एक बहुत बड़ा जो योगदान है या फिर महत्व है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम स्थान के रूप में या फिर कुछ प्रकृति की सुंदरता के रूप में बात करें, तो आपने श्रीनगर, कुल्लू मनाली, गुलमर्ग, सोनमर्ग का नाम सुना होगा। ये सारी जो
प्रमुख पर्यटन स्थल है वो कहाँ पड़ते हैं? हिमालय क्षेत्र में। तो श्रीनगर हो गया, गुलमर्ग, सोनमर्ग हो गया, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, जिन्हें हम पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। तो प्रमुख जो पर्यटन स्थल है वो हिमालय में हमें देखने को मिलते हैं। और हिमालय का कौन सा प्रमुख क्षेत्र है जो पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है? तो वो है मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय के रूप में देखते हैं। लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र है संपूर्ण हिमालय के स्ट्रक्चर में। तो वहीं अगर हम धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करें तो वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ये प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमालय के क्षेत्र में। तो मध्य हिमालय और फिर जो वाह्य हिमालय है उसके कई सारे क्षेत्रों में हमें जो धार्मिक पर्यटन स्थल और फिर जो प्रमुख पर्यटन स्थल है जो प्रकृति के मामले में या उनकी सुंदरता के रूप में जाने जाते हैं, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ का जो स्थानीय मार्केट है, देखो पर्यटन जिस भी जगह होगा वहाँ के स्थानीय मार्केट को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो ऑटो रिक्शा, बस या फिर ट्रेन जैसे ट्रांसपोर्ट को अपनाएगा, एयरलाइंस को अपनाएगा। कुछ दिन वहाँ घूमेगा तो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा जुटाएगा, वो होटल को खाना खाएगा वहाँ पैसा देगा, अपना रुकेगा वहाँ पैसा देगा। स्थानीय बाजार को जानने में, स्थानीय बाजार की जो मार्केट को की वहाँ का जो बाजार है उसमें पैसा पहुंचाने में लोगों का बहुत बड़ा महत्व है। और लोग क्यों जाएंगे? पर्यटन के माध्यम से। तो पर्यटन का जो मतलब है, पर्यटन का मतलब होता है टूरिज्म, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या फिर घूमना या फिर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। अगर आपसे पर्यटन की डेफिनेशन पूछी जाए 2 मार्क्स में तो आप सिर्फ इतना लिखो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या फिर घूमना पर्यटन है। और जो टूरिज्म है स्थानीय स्तर पर कई सारी चीजों को बढ़ावा देता है। तो हिमालय के क्षेत्र में अगर धार्मिक स्थलों की बात करें तो वैष्णो देवी, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो प्रमुख ग्लेशियर है जहाँ से महान नदियों का निर्माण हुआ, जो भारतीय हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में पवित्र रूप में देखी जाती हैं। हरिद्वार हो गया और मसूरी, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर्यटन स्थल हमें अच्छा और समृद्ध देखने को मिलता है हिमालय क्षेत्र में। तो ये है पर्यटन। और एक 9th है जो हमारा लास्ट होगा, एक है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ये है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हिमालय भारत की सदियों से या फिर प्राचीन काल से लंबे समय तक सुरक्षा करता आया हुआ है। हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक है। भारत के उपमहाद्वीप में आप ये देखो, ये जो है यहाँ से लेकर हिमालय का कुछ लगभग ऐसा विस्तार है। तो पश्चिम उत्तर का ये जो बेल्ट है और उत्तर पूर्व की जो बेल्ट है हिमालय के द्वारा प्राचीन काल से सदियों से वर्तमान काल तक सुरक्षित है। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान हो गया, चाहे चाइना हो गया, सदियों से हिमालय हमारे भारत की सीमा की और भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देकर रखा है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हिमालय का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये था हिमालय का महत्व। मुझे लगता है कि मैंने जो भी चीजें समझाई होंगी आपने अच्छे से सुनो उनको। कई बार देखो ऐसा होता है कि कोई भी चीज मैं यहाँ लिखूंगा फिर आप उसको नोट करोगे तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर ज्यादा गुणवत्तापूर्ण साबित नहीं होती है। मैं आपको हेडिंग के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप सिर्फ अपने कॉपी में पेन और पेपर जो भी लेके बैठे हो आप हेडिंग लिखो, जो भी चीज समझा रहा हूँ उसका एक छोटा डायग्राम बनाओ और जो भी मैं पॉइंट्स आपको लिखाता जाता हूँ या बोलता जा रहा हूँ उसे आप उसको लिखते चलो, जिससे आपके सिनॉप्सिस भी तैयार हो जाएंगे। और हिमालय का महत्व वाला जब भी टॉपिक आप रिवीजन करोगे सिर्फ आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को रिवीजन करने में और इसकी एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण परफॉर्म एग्जाम में करने के लिए। तो हिमालय का जो महत्व है उसमें है जलवायु महत्व देखा, उपजाऊ मृदा का निर्माण देखा, सदाबहार नदियाँ, जल विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, कृषि हेतु कैसे महत्व है, वन संसाधनों से किन किन उद्योगों की आपूर्ति होती है, खनिज, पर्यटन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसान और सरल भाषा में इन हेडिंगों के माध्यम से सिनॉप्सिस बेस आपको हिमालय का महत्व जो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आप प्लीज फीडबैक जरूर दो कमेंट में। हो सकता है कि मैं आपको और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं। तब तक के लिए थैंक यू। और आज मैं बता दूं कि हिमालय का जो सीरीज है वो आज फिनिश होती है। लगभग एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है भारत के प्रमुख दर्रे। तो हिमालय क्षेत्र में भारत के जो प्रमुख दर्रे पड़ते हैं जिनसे होकर प्रमुख जो रास्ते गुजरते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, सुनिश्चित करते हैं उनको, तो ये जो कई सारी चीजें तो भारत के प्रमुख दर्रे और उनका महत्व जो सारी चीजें हैं हम उनको एक अलग से लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए जो हिमालय का एक मेन स्ट्रक्चर था वो आज पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु यानी कि इंडियन क्लाइमेट। भारत की जलवायु या फिर भारत का मानसून जो है, इंडियन क्लाइमेट कंप्लीट हम कवर करेंगे 1 से 2 वीडियोस में। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।